आज हम बात करेंगे हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ऑप्शन ए है समता, ऑप्शन बी है समानता, ऑप्शन सी है पक्षपात और ऑप्शन डी है पृथक्करण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समता। हमारा व्याख्या कह रही है कि समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए समता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। किसका? समता यानी इक्विटी का। समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत हैं समता और सभी के लिए समान अवसर, अच्छी तरह से निर्मित शैक्षिक योजनाएं, संसाधन के रूप में बहुभाषावाद का उपयोग, विशिष्ट विवरण का उपयोग और व्यक्तिगत मतभेद के प्रति विवरण। ठीक है, याद रखना। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है। ऑप्शन ए है पाठ विषय वस्तु पढ़ने से, ऑप्शन बी है तथ्यों को याद करने से, ऑप्शन सी है शारीरिक अंगों के समन्वय से और ऑप्शन डी है अंकों के प्रकलन से। तो बताइए जो गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी शारीरिक अंगों के समन्वय से। ठीक है, गति समन्वय यानी शारीरिक अंगों के समन्वय से। हमारी व्याख्या कह रही है कि गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक अंगों के समन्वय से संबंधित है। बचपन में होने वाली शारीरिक गतिविधि विकास संबंधी विकार जिसमें स्वस्थ दिखने वाले बच्चे सामान्य रूप से सक्रिय नहीं होते। विकास संबंधी विकार होता है, उसमें क्या होते हैं कि बच्चे जो होते हैं स्वस्थ दिखने वाले पर सामान्य रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। बच्चों में शारीरिक गतिविधि विकास संबंधी विकार अकेले हो सकता है। बच्चों में जो शारीरिक गतिविधि होती है, शारीरिक गतिविधि विकास संबंधी विकार होता है, वो अकेले हो सकता है। इसके साथ दूसरे शारीरिक विकार हो सकते हैं जैसे कि ध्यान नहीं लगा पाता है वो अच्छे से, अति सक्रियता जैसे ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। ये आमतौर पर बच्चों के बड़े होने तक ये बना रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा अभिकथन और कारण वाला, और डेली अभिकथन और कारण से आते हैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में, देख कर जाना। अभिकथन कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और तर्क कह रहा है समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल हैं परंतु इसमें भावात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं हैं। तो इसमें से हमें सही विकल्प चुनना है। तो बताइए ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा कह रहा है कि ए और दोनों गलत हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। ठीक है, इसमें हमारी व्याख्या कह रही है कि समावेशी शिक्षा विशेष बालकों तथा सामान्य बालकों को एक साथ गुणवत्तापूर्ण समग्र और समावेशी शिक्षण की व्यवस्था है। तो समावेशी शिक्षा क्या है? ये विशेष बालक और जो सामान्य बालक होते हैं उनकी एक साथ, मतलब जो सामान्य बालक और गुणवत्तापूर्ण बालक, उन दोनों की एक साथ व्यवस्था की जाती है। समावेशी शिक्षा कक्षा में सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस प्रकार ये सही है। समावेशी शिक्षा नियमित कक्षा के माहौल में सामान्य बच्चों के साथ अक्षम बच्चों को शामिल करने का प्रावधान प्रदान करती है। यानी कि जो सामान्य बच्चे उन्हें तो शिक्षा दी जाती है, उनके साथ साथ जो विशेष प्रकार के बच्चे होते हैं उन्हें भी शिक्षा दी जाती है, जिसमें सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई व अन्य स्थितियों की परवाह किए बिना समायोजित किया जाता है। इस प्रकार जो आर है वो गलत है। ठीक है, हमारे आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है
कि यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्राय किसमें अच्छे होते हैं? ऑप्शन ए है लंबे समय तक आंख से संपर्क बनाए रखने में, ऑप्शन बी है अपरिचितों के साथ संप्रेषण में, ऑप्शन सी है दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तनों के प्रति समंजन में, और ऑप्शन डी है तथ्यात्मक जानकारी को याद रखने में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि जो ऑटिज्म, जिसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, वे एक विकास संबंधी विकार होता है जो जीवन के पहले 3 वर्षों में जो होता है वो विकसित होता है और सामाजिक और संचार क्षमताओं के संदर्भ में मस्तिष्क के सामान्य विकास को ये प्रभावित करता है। यह एक न्यूरोलॉजिकल यानी कि तंत्रिका तंत्र स्तर है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं और कनेक्शन में परिवर्तन से व्यवहार संबंधी कुछ कठिनाइयाँ जो हैं वो पैदा होती हैं। यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से तो भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित जो विद्यार्थी होता है वो प्राय विस्तृत तथा जानकारी को अच्छे से याद नहीं रख पाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाता है और कोई भी चीज़ होती है वो अच्छे से उसे याद नहीं रख सकता है लंबे समय तक। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रचनात्मक बच्चों की पहचान विशेषता ये है कि ऑप्शन ए है वे मानदंडों के अनुरूप ही कार्य करते हैं, ऑप्शन बी है वे एक दूसरे की नकल करना पसंद करते हैं, तीसरा कह रहा है कि वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, और चौथा कह रहा है उनकी ध्यान अवधि कम होती है। तो बताइए, जो रचनात्मक बच्चे होते हैं तो उनकी ध्यान अवधि तो अधिक होती है, कम होती नहीं है। वे दूसरों की नकल करना पसंद करते हैं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल दूसरों की नकल नहीं करते। वे मानदंडों के अनुरूप कार्य करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। जबकि दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर थिंकिंग, वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रचनात्मक बच्चे जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि रचनात्मक यानी कि जो सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रखर होती है। वे किसी भी चीज़ को अन्य बालकों की अपेक्षा शीघ्रता से यानी बहुत ही आसानी से सीखते हैं, जबकि अन्य बालक उसी चीज़ को अधिक समय में भी नहीं सीख सकते। क्योंकि सामान्य बालक होते हैं वो उस चीज़ को उतने अच्छे से नहीं सीख सकते जितने अच्छे से ये लोग सीखते हैं रचनात्मक बालक। ठीक है, सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों में विचारों की स्वतंत्रता पाई जाती है, यानी कि बहुत ही खुले विचार से सोच सकते हैं। वे अपने किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए स्वयं ही निर्णय लेना पसंद करते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए स्वयं ही निर्णय लेते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं होते बल्कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। उन्हें अपने कार्यों में किसी का भी हस्तक्षेप पसंद नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के समूह विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम डैश से डैश की ओर होना चाहिए। ऑप्शन ए है जटिल से सरल, ऑप्शन बी है सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन सी है अमूर्त से अमूर्त, और ऑप्शन डी है सांकेतिक से अनुप्रतीकात्मक। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट। बच्चों के सम्मुख जो विचार बिंदु होते हैं वो प्रस्तुत करते समय सही क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, यानी पहले सामान्य आते हैं बिंदु, फिर जो विशिष्ट होते हैं वो आते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि वास्तविक अर्थ में अध्यापक वे है जो अपने ज्ञान तथा अनुभव की व्याख्या छात्र के मस्तिष्क तक पहुंचा सके। वास्तविक अर्थ में अध्यापक क्या होता है? वो होता है जो अपने ज्ञान और अनुभव को व्याख्या अपने जो छात्र होते हैं उन तक पहुंचा सकता है। कक्षा के अंदर अध्यापक का मुख्य लक्ष्य होता है कि वह कैसा वातावरण का सृजन करे जिसमें अधिक से अधिक सीखने की को उत्पन्न किया जा सके। एक वास्तविक टीचर वही टीचर कहलाता है जो अपने बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करे और वो अच्छे से अच्छे सीख सके और अच्छे से अच्छे वो अपने माइंड को डेवलप कर सके, ऐसी चीज़ें में वहाँ अनुभवों को वहाँ उत्पन्न कर सके। अतः अध्यापक को बच्चों के समूह विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम माने से विशिष्ट की ओर होना चाहिए। यानी कि जो टीचर है वो अपने अध्यापक जो है यानी कि जो टीचर जो अध्यापक है वो अपने बच्चों को सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाए, जिसमें हमें एक परिभाषा सामान्य नियम और सूत्र को सत्य माना जाता है और उसे विशिष्ट उदाहरण और परिस्थितियों में भी हम उसे लागू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी? ऑप्शन ए है रूपांतरण का सृजन, ऑप्शन बी है पहले की जानकारी को नए प्रश्न के लिए प्रयुक्त करना,
तीसरा है कि उप अवधारणाओं के मध्य संबंधता को कार्यान्वित करना, और चौथा है कि अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना। ठीक है, इस पर बल नहीं हो दिया गया है। जबकि रूपांतरण का सृजन, पहले की जानकारी को नए प्रश्न के लिए प्रयुक्त करना और उप अवधारणाओं के मध्य संबंधता को कार्यान्वित करना, ये सभी सृजनिक ज्ञान के समझ और स्मृति पर बल देना चाहती हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि छात्र नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान और अवधारणाओं के साथ जोड़कर सीखते हैं। छात्र क्या करते हैं, जो नया ज्ञान और जो नए ज्ञान जो होता है उसको पहले के ज्ञान यानी कि पूर्व ज्ञान और अवधारणाएं जो होती हैं उनके साथ जोड़कर सीखता है, जो पहले से जानते हैं, जिसमें नए अर्थों का निर्माण किया जाता है। एनसीईआरटी यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के सोल से ये पता चलता है कि छात्र सक्रिय सामाजिक कक्षाओं में ज्ञान को सबसे प्रभावी ढंग से जोड़ता है, जहां वे बातचीत और विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से समझ पर बातचीत करते हैं। एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और दृष्टि को बल देना चाहती है। एक अध्यापिका टीचर क्या करती है, जो विद्यार्थियों का ज्ञान होता है उसको और अधिक बल देती है, उसके ज्ञान को सभी के ज्ञान को एक दूसरे के साथ मिलाकर उन्हें अच्छे से सिखाती है। इस उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना प्रभावशाली युक्ति नहीं होगी। और हमारा अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन कह रहा है, हमारा अभिकथन और कारण वाला है कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण है कि अभिष्ट ज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है। तो हमें सही विकल्प चुनना है। तो बताइए, पहला है कि ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है कि ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा हमारा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है, और चौथा कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक जो टीचर है उन्हें क्या करना चाहिए, जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और सीखने के तरीकों के बारे में क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभिसंज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है। क्योंकि अभिसंज्ञान करता क्या है, जो उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशल है उनके विकास में हेल्प करता है। अभिसंज्ञान यानी मेटाकॉग्निशन एक व्यक्ति की अपनी प्रतिबद्धता और ज्ञान के बारे में जागरूकता को प्रविष्ट करता है। मेटाकॉग्निशन एक व्यक्ति की अपनी प्रतिबद्धता और जो उनके ज्ञान के बारे में जागरूकता होती है उसको प्रविष्ट करता है। अभिसंज्ञान यानी मेटाकॉग्निशन दृष्टिकोण सीखने के दृष्टिकोण को परिभाषित करती है। उन्हें प्राप्त करने में उनकी प्रगति की निगरानी करके छात्रों को अपने स्वयं के सीखने में नियंत्रण रखने में मदद कर सकता है। इसलिए ये दोनों सही है और एक की सही व्याख्या है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवचारी समाधानों को सुझाता है। ये किस तरह की सोच का उदाहरण है? ऑप्शन ए है अभिसारी सोच, ऑप्शन बी है अभिसरण सोच, ऑप्शन सी है नकारात्मक सोच और ऑप्शन डी है तर्कहीन सोच। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिसारी सोच। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो करण है वो हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक बार समाधान अगर सोचता है और अक्सर नवाचारी समाधानों को सुझाता है तो वो उसकी अभिसारी सोच का उदाहरण है। ऐसा चिंतन जिसमें हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में अलग अलग तरह से सोचते हैं तो उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। एक सरल शब्दों में कहें तो अपसारी चिंतन एक ऐसा चिंतन है जिसमें व्यक्ति एक ही समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा विचार करता है। ठीक है, आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबद्धता स्थापित करना। दूसरा कह रहा है कि विशेष सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत करना जिससे कि उस ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करने के अवसर प्रयास ना कर पाए। तीसरा कह रहा है कि अवधारणाओं को इस तरीके से पढ़ना कि जिससे कि विभिन्न उपधारणाओं से संबद्धता स्थापित ना हो पाए। और चौथा कह रहा है कि ज्ञान के दोहराव पर बल देना चाहिए और समझ के लिए उत्कंठा कम से कम करना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ये सही हो जाएगा। विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबंधता स्थापित। तो हमारी व्याख्या कह रही है कि सीखने को अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा उत्पादित व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अधिगम सीखना प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो। अधिगम सीखना कैसा हो? प्रभावशाली हो और अर्थपूर्ण हो, यानी उसका कोई अर्थ निकलता हो, प्रभाव हो। इसके लिए विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबंधता स्थापित करना महत्वपूर्ण। इसके लिए क्या हो रहा है कि विद्यालय में हो रहा है अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन में क्या होनी चाहिए? एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक संबंधता स्थापित करनी चाहिए। अधिगम तब अधिक सार्थक और प्रभावी होगा तब ये मुख्य रूप से स्वनिर्देशित प्रयासी शिक्षा निर्देशित अधिगम की तुलना में अधिगम को क्या बनाया जा सकता है? और भी अधिक सार्थक बनाया जा सकता है कि कक्षा के परिवेश, शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि वे शिक्षार्थियों में डेस के उन्नयन को सुनिश्चित कर सकें। ऑप्शन ए है जिज्ञासा, ऑप्शन बी है अरुचि, ऑप्शन सी है प्रतियोगिता और ऑप्शन डी है कंठस्थीकरण। अरुचि, कंठस्थीकरण, प्रतियोगिता ये सब निगेटिव है, ये सब होंगे नहीं। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्यूरियोसिटी, यानी कि जिज्ञासा। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि जिज्ञासा विकसित करने से बच्चों को लगातार बढ़ने, सीखने और आसपास क्या है इस पर सवाल उठाने के लिए इच्छुक और सक्षम में मदद मिलती है। अगर बच्चों में जिज्ञासा होगी तो वह जानना चाहेगा कि उसके आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और अगर जिज्ञासा ही नहीं होगी तो वो कुछ भी अच्छे से सीख नहीं पाएगा। ठीक है, ये एक कल्पना और रचनात्मकता की भावना विकसित करने में मदद करता है। क्या करता है? एक कल्पना और रचनात्मकता, यानी क्रिएटिविटी की जो भावना है उसको विकसित करने में हेल्प करता है, जो उन्हें सफल वयस्क होने के लिए आवश्यक बुनियादी उपकरण देता है। कक्षा के परिवेश, शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वे शिक्षार्थियों में जिज्ञासा के उन्नयन को सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है? ऑप्शन ए है कि त्रुटियों में प्रतिरूप की खोज करना, ऑप्शन बी है अधिगम में कमियों के बारे में जानना जिनके कारण त्रुटियां होती हैं, तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारने के लिए सहयोग करना, और चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है जो बच्चों की सोच को अंतर्दृष्टि देती है। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है, तो इसे सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव भी कह सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा त्रुटियों को सुलझाने के लिए, जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें त्रुटियों द्वारा सुलझाने के लिए विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना ही शिक्षक द्वारा अपनाया गया सही तरीका होता है। त्रुटियां शिक्षक की जरूरतों से परिचित कराते हैं ताकि शिक्षक आवश्यकता अनुसार उन्हें पूरा कर सके। हमारा 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में डेस को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए योग्यता का सत्व मत, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, ऑप्शन बी है योग्यता का वार्षिक मत, महारत अभिमुखी लक्ष्य, ऑप्शन सी है योग्यता का सत्व मत, असफलता परिहारी लक्ष्य, और ऑप्शन डी है योग्यता का वार्षिक मत, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, योग्यता का वार्षिक मत, महारत अभिमुखी लक्ष्य। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में योग्यता का वार्षिक मत और महारत अभिमुखी लक्ष्य को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रेरणा हमेशा छात्रों को व्यक्तिगत रूप से उनके सीखने में साथ देती है। प्रेरणा क्या करती है? जो व्यक्ति होते हैं उन्हें अपने साथ देती है सीखने के लिए। शिक्षक को अपने छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से निपुण और लक्ष्योन्मुख बन सके और उन्हें प्राप्त कर सकें, जिससे वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है कि अत्यधिक दबाव समस्याओं को सुलझाने के कौशलों को बढ़ावा देता है। दूसरा कह रहा है कि हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। तीसरा कह रहा है कि अत्यधिक चिंता जानकारी के प्रसंस्करण में सुधार लाती है, और चौथा कह रहा है कि नीरसता की भावना समालोचनात्मक चिंतन में सुधार लाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। ठीक है,
ठीक है। हमारी व्याख्या कह रही है कि भावना एक मानसिक स्थिति है जो भय, क्रोध, प्रेम आदि से जुड़ी है। भावना यानी कि जो इमोशन होता है वो क्या होती है, एक मानसिक स्थिति होती है जो हमारे भय, क्रोध और प्रेम आदि से जुड़ी हुई होती है। संज्ञान हमारे विचारों, अनुभवों और हमारी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और समझने की प्रक्रिया है। संज्ञान क्या होता है, कॉग्निटिव संज्ञान क्या होता है, हमारे विचारों, हमारे अनुभव, हमारी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाना, कैसे उसे समझा जाता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। ये कथन भावनाओं के संदर्भ के बारे में सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देती है। ऑप्शन ए है अभिसारी चिंतन, ऑप्शन बी है स्मरणोपकारी विधियां, ऑप्शन सी है समझ बनाना, बोध, और ऑप्शन डी है निष्क्रिय अनुकरण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेकेंड और थर्ड यानी कि स्मरणोपकारी विधियां और समझ बनाना यानी कि बोध। हमारी व्याख्या कह रही है कि समस्या समाधान के कौशल समस्याओं की पहचान करने, मंथन और उत्तरों का विश्लेषण करने और सर्वोत्तम साधनों का समाधानों को लागू करने की क्षमता है। स्मरणोपकारी विधियां और समझ बनाना यानी कि बोध प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देता है। समस्या समाधान एक मानसिक क्रिया होती है और मस्तिष्क की विश्लेषणात्मक शक्ति स्मरणोपकारी विधि से संबंधित है, जो बड़ी समस्या प्रक्रिया के उस भाग को निष्कर्ष निकालती है जिसमें समस्या का पता लगाना और समस्या को आकार देना शामिल है। यानी कि इस तरह से समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि हमारे सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर, इससे मैंने इसके काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं, ना देखे हो तो देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।